हेलो एवरीवन, नमस्कार। और मैं मनु कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल MK कंपटीशन पैराडाइज में। तो इससे पहले हमने मुगल काल की 2 वीडियो बना रखी, जिसमें पहली वीडियो में मैंने बाबर को समेटा था और दूसरी वीडियो में मैंने जो है हुमायूं को समेटा था। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? अकबर के बारे में। ठीक है, तो अकबर बात करें आपका 1556 ईस्वी में आपका गद्दी पर बैठा और 1605 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगर बात करें, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे बादशाह अकबर के बारे में। ठीक है, ये आपके 1556 में गद्दी पर बैठे और 1605 ईस्वी में ये जो है गद्दी से हट गए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनका पूरा नाम क्या था। तो पहले धीरे धीरे इनके बारे में पूरी से परिचय करेंगे। पूरा नाम क्या था? पूरा नाम है ना, तो इनका पूरा नाम था आपका जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर इनका पूरा नाम था। अगर बात करें इनकी जो है, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था आपका 1542 में। ठीक है, अक्टूबर 1542 में। अक्टूबर 1542 में। ठीक है, अक्टूबर 1542 में इसका जन्म होता है। और जन्म कहाँ पे होता है? तो जन्म जो है महाराजा वीर साल के भवन में होता है। ठीक है, महाराजा वीर साल जो हैं उनके भवन में इनका जन्म होता है। महाराजा वीर साल, महाराजा वीर साल। ठीक है, तो महाराजा जो वीर साल थे उनके भवन में किसका जन्म हुआ? आपका अकबर का। ठीक है, और कब जन्म हुआ था? तो अक्टूबर 1542 ईस्वी में इनका जो है जन्म होता है। ठीक है, और अगर बात करें आपका, तो महाराजा वीर साल थे, ये कहाँ के थे? तो ये आपके थे उमरकोट के। कहाँ के थे? उमरकोट के। उमरकोट के महाराजा थे। अब बात ये आ जाती है कि उमरकोट कहाँ पे पड़ता है? तो उमरकोट पड़ता है आपका बाड़मेर में। वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। और बाड़मेर कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में। तो बात आ जाती है बाड़मेर राजस्थान में जो है आपका उमरकोट में किसका? अकबर का जो है जन्म हुआ। अब आते हैं इनके पिता कौन थे। तो पिता कौन थे आपके? हुमायूं। कौन थे इसके पिता? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं जो है इनके पिता थे। और अगर बात करें इनकी माता कौन थी? माता कौन थी आपकी? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी? इनकी माता जी हो गई हैं। ठीक है, तो पिता इनके हुमायूं थे, माता इनकी थी हमीदा बानो बेगम। अब बात ये आ जाती है कि ये जो है आपका, इन्होंने क्या क्या किया? तो अकबर जो है एक बोलते ना बचपन से ही बहुत ही प्रतापी राजा रहा है। और इसने क्या किया था? 9 वर्ष की आयु में। ठीक है, अकबर ने क्या किया? 9 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया इसे, है ना। गजनी का सूबेदार बनाया गया। सूबेदार बनाया। ठीक है, तो गजनी का सूबेदार बनाया किसने? आपका 9 वर्ष की आयु में बनाया गया। कौन बनाया गया? आपका अकबर बनाया गया। ठीक है, अब अगर बात करें, चूंकि 9 वर्ष की अवस्था में जो है कोई भी बच्चा सूबेदार बनता है, कहाँ का? गजनी का। तो सीधी सी बात है, इसका संरक्षण भी किसी ने किया होगा, है ना। तो बात करें इनका जो उस समय संरक्षण किया था, इनका संरक्षण किसने किया था? तो संरक्षण करने के लिए एक थे आपके मुनीम खां। इनको क्या बोलते हैं? मुनीम खां। मुनीम खां ने इनका जो है संरक्षण किया। ठीक है, अब बात आती है क्या, आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ आपका? 13 वर्ष की आयु में इसने क्या कर लिया? 13 वर्ष की आयु में इसने सरहिंद पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किस पर? सरहिंद पर। सरहिंद पर अधिकार किया। अब अगर बात करें सरहिंद पर अधिकार किया कितने साल में? 13 वर्ष की आयु में। तो बताओ कब किया होगा? तो आप कहोगे 42 में 13 जोड़ दो, कितना हो गया आपका? 55। तो 1555 में अधिकार कर लिया। 1555 ईस्वी में सरहिंद पर इसने अधिकार कर लिया। अब बात करें जब सरहिंद पर इसने अधिकार कर दिया, उस समय इसके जो है संरक्षक कौन हुए हैं?
उस समय इसके संरक्षक कौन हुए थे? उस समय संरक्षक थे इनके बैरम खान, ठीक है। उस समय इनके संरक्षक थे आपके बैरम खान, ठीक है। तो उस समय जब इन्होंने अधिकार कर लिया 13 वर्ष की आयु में सरहिंद पर, तो उस समय इनके संरक्षक कौन बने हैं? संरक्षक बने हैं बैरम खान, बैरम खान। अब संरक्षक में इनका बैरम खान नाम ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि जब राज्याभिषेक इनका होगा तब भी कौन राज्याभिषेक इनका कराएंगे? वो कराएंगे आपके बैरम खान, ठीक है। बैरम खान जो इनका राज्याभिषेक कराएंगे। तो 13 वर्ष की आयु में इन्होंने सरहिंद पर अधिकार कर लिया। संरक्षक इनके कौन यहाँ पे रहे? बैरम खान रहे। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, जो सरहिंद में ये बैरम खान रहे। अब बात ये आ जाती है कि ये बैरम खान के संरक्षण में रहा, ठीक है, बैरम खान के संरक्षण में रहा। अब बात ये आई, जब इन्होंने 13 वर्ष की आयु में इस पर अधिकार किया था, तो यहाँ पर बोलते हैं ना, हुमायूं ने इसे एक उपाधि दी थी। हुमायूं ने इसे युवराज की उपाधि दी, युवराज घोषित कर दिया, ठीक है, युवराज घोषित किया। तो अगर बात करें, हुमायूं ने इसे क्या घोषित कर दिया? युवराज घोषित कर दिया। तो अगर आपसे बोल दिया जाए किसने युवराज की, जो बोलते ना युवराज किसे घोषित किया गया था, तो अकबर को। किसने दिया? तो हुमायूं ने उपाधि दी थी। अब आगे चल लेते हैं हम लोग कि 13 वर्ष की आयु में तो ये भाई युवराज बन गए। अब आगे क्या होता है? अब इनका जो बोलते हैं ना, अब इनका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। राज्याभिषेक कब हुआ? तो अब राज्याभिषेक की बात करेंगे। 14 फरवरी को हुआ था और 1556 को हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख लो, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ। इनका बोलते हैं ना राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कब हुआ? तो ये हुआ आपका 14 फरवरी को 1556 में। 14 फरवरी 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ। मजे की बात यह है, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था उस समय मालूम है कौन इसका संरक्षक था? तो राज्याभिषेक के समय इसका संरक्षक कौन था? तो संरक्षक था इसका बैरम खान। जब बात करें इसका राज्याभिषेक हुआ था, उस समय इसका संरक्षक कौन रहा है? तो उस समय किसके संरक्षण में इसका राज्याभिषेक हुआ? तो वो था बैरम खान। अब बात यह आई कि राज्याभिषेक हुआ कहां पे? तो कालानौर में हुआ। कालनौर स्थान पर इसका राज्याभिषेक हुआ, और जो कहां पे पड़ता है? जो पड़ता है आपका पंजाब में। तो पंजाब में कालनौर में इसका क्या हो गया भाई? राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक के बाद क्या हुआ भाई? अगर बात करें संरक्षण का, इसका किसने किया था? तो संरक्षण इसका किया था आपका जो है बैरम खान है। अब क्या हुआ आगे चल के देखो भाई ध्यान से। तो अब क्या होता है, जैसे ही ये राजा बन गया, कौन? अकबर। और अकबर राजा बन गया, वैसे ही इसने अपना वकील नियुक्त किया। किसे? बैरम खान को। तो ध्यान से देखना, राज्याभिषेक के बाद इसने अपना वकील किसे बनाया? तो वकील बनाया बैरम खान को। बैरम खान को क्या नियुक्त कर दिया? बैरम खान को वकील नियुक्त कर दिया। किसने? तो आपका अकबर ने, ठीक है। अब देखो क्या होता है आपका, ये तो हो गया बैरम खान, क्या कर दिया इसने? वकील नियुक्त हो गया ये। अब आगे आते हैं अकबर के बारे में थोड़ा सा और, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो अकबर आपके बड़े हो रहे हैं और कुल मिला के क्या है, इनका राज्याभिषेक वगैरह हो गया। उधर अगर बात करें तो जो सूरी वंश में अगर बात करें, आपका शेर शाह सूरी के परिवार में एक आदिल शाह था। उसका सेनापति था हेमू, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, आदिल शाह ने अपने सेनापति हेमू को एक उपाधि से सम्मानित किया था। वो उपाधि थी विक्रमादित्य की, ठीक है। और वो विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया। अब जो हेमू था, हेमू ने क्या हुआ, जैसे ही इनका राज्याभिषेक हुआ, इसी टाइम है ना 1556 में ही क्या कर दिया, आपका अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई होती है। और वो कौन सी लड़ाई होती है? वो पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, जो अकबर और हेमू के बीच में होती है। हालांकि इसे अकबर जीत जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, आगे चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चलते हैं अब हम लोग आगे। तो अब इन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में एक शासक था, ध्यान से देखना, दिल्ली का एक शासक था,
जिसका नाम था आपका आदिल शाह। आदिल शाह। और आदिल शाह का एक सेनापति था, सेनापति, जिसका नाम क्या था? हेमू। हेमू। अब मजे की बात यह है कि आदिल शाह ने इस हेमू को एक उपाधि दी थी। आदिल शाह ने हेमू को उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? उपाधि। किसको आदिल शाह ने उपाधि दी? किसको? हेमू को। कौन सी उपाधि दी थी? उपाधि दी थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की उपाधि दे दी। अब मजे की बात यह है कि क्या हुआ भाई, कुछ ही दिनों में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। ठीक है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई बोले ये कब हुई? तो ये याद रखना, ये हुई आपकी 5 नवंबर में। 5 नवंबर 1556। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 5 नवंबर 1556 में। अब बात ये आती है कि इस दूसरी लड़ाई में किस किसने योगदान दिया था? तो आपका अकबर वर्सेज आपका हेमू, ये दो लड़े थे। ठीक है, और हेमू किसकी तरफ से लड़ा था? वो आदिल शाह की तरफ से लड़ा था। क्यों लड़ा था? क्योंकि आपको ये बता दें कि आदिल शाह क्या था, काफी अगर बात करें एजेड था, है ना। और अगर बात करें जो अकबर था वो आपका 13-14 साल का था भाई। 56 में अगर बात करें 14 साल का था। तो इसने क्या किया, अपने सेनापति हेमू से जो है युद्ध लड़वाया। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर वर्सेज हेमू के बीच में हुई। अब बात ये आ जाती है इसमें जीता कौन? अकबर जीत गया और हेमू जो है हार गया। हेमू हार गया। ठीक है, तो अकबर जीत गया, इसमें अकबर जो है जीता और हेमू जो है वो हार गया। तो अब कुल मिला के जो है यहां पर तो पूरा अधिकार हो ही गया था अकबर का। अब इसी के बाद में एक आती है आपकी, अकबर ने जो है लड़ाई लड़ी किससे? महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप से। ठीक है, और अगर बात करें आपका इनसे जो है आपका एक युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। जिस युद्ध की नाम बात करते हैं हम लोग, कौन सा? हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान से देखना, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 जून को 1576। 18 जून 1576। अब बात ये आई कि इसे किसने किया? तो याद रखना, इसे किया आपका महाराणा प्रताप। ये मेवाड़ के शासक थे, है ना। और वर्सेज किसने किया था? अकबर ने। अब ये वाले युद्ध में क्या हुआ, इसका परिणाम? तो अकबर ने बोलते हैं ना अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन महाराणा प्रताप को बोलते हैं ना हरा नहीं पाया, है ना। तो महाराणा प्रताप की ही इसमें जीत हुई थी, लेकिन अकबर क्या हुआ था, इसमें हार गया था। ठीक है, अकबर की इसमें हार हो गई हल्दी घाटी की लड़ाई में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसी में आगे, इसी श्रृंखला में। अब अकबर ने क्या क्या किया, जैसे एक आपका बोलते हैं ना, अकबर की बात करें तो भूमि मापन के लिए इन्होंने एक पैमाना चलाया, जिसे क्या बोलते हैं, एक भूमि मापन के लिए अगर बात करें, भूमि मापन के लिए पहले तो भूमि मापन के लिए क्या किया इन्होंने, बीघा शब्द का प्रयोग किया। बीघा का प्रयोग किया। जो आज हम लोग खेत मापते हैं ना बीघे में, तो वो किसने शुरू किया था आपका? वो आपका जो है अकबर ने शुरू किया था। अब बात ये आ जाती है, एक उन्होंने भूमि मापन के लिए पैमाना भी चलाया, भूमि मापक पैमाना इनका कौन सा था? तो वो था आपका गज ए इलाही। गज ए इलाही।
गज ए इलाही। गज ए इलाही पैमाना किसने चलाया था? तो ये अगर बात करें आपका किसने चलाया था, ये चलाया था आपका अकबर ने। लेकिन अगर बात करें ये किसका परिवर्तित रूप था, किसका, ये बोलते हैं ना अपडेटेड वर्जन था, तो ये किसका था? इसे अगर बात करें, याद करो लोधी वंश में एक सिकंदर लोधी शासक हुआ है, उसने एक बोलते हैं ना एक पैमाना चलाया था गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी का परिवर्तित रूप था, गज ए सिकंदरी का परिवर्तित रूप, परिवर्तित रूप। अब बात यह आई कि गजे सिकंदरी किसने चलाया था, तो मैंने अभी आपसे बताया कि गजे सिकंदरी की अगर बात करें तो गजे सिकंदरी जो पैमाना चलाया था ये किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने। ध्यान से देखना, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी ने चलाया था गजे सिकंदरी, और इसी को अपडेट कर दिया किसने? गजे इलाही कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने क्या किया, एक धर्म और चलाया, धर्म जिसे बोलते हैं आपका दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म के ऊपर, तब तक के लिए आप लोग नोट कर लो। अब क्या होता है आपका, एक धर्म चलाया जाता है जिसे बोलते हैं दीन ए इलाही। पहली बात तो यह है कि अकबर जो है कट्टर मुस्लिम शासक नहीं था, है ना। हाँ, कट्टरपंथी इसके अंदर नहीं थी। इसी वजह से इसने एक नीति अपनाई। नीति कौन सी थी? ध्यान से देखना, नीति एक अपनाई। नीति इसकी कौन सी थी? नीति थी इसकी सुलह कुल की नीति, सुलह कुल नीति, सुलह कुल नीति। ठीक है, सुलह कुल नीति मतलब लड़ाई दंगा ज्यादा नहीं करता था। हाँ, मतलब ज्यादा कट्टर टाइप का नहीं था। ये सोचता था कि सारे धर्म जो हैं जैसा है वैसा हम भी, अपना एक धर्म है हमारा भी है, और किसी का मतलब अपमान भी नहीं करता था। इसीलिए क्या होता था आपका दीन ए इलाही, इसने एक धर्म निकाला, दीन ए इलाही, इलाही धर्म की स्थापना की। अब इसका मतलब क्या होता है, ये कोई वैसा धर्म नहीं है, मतलब इसमें यह था कि आपका बोलते हैं ना सभी धर्मों को परस्पर संपर्क में रखकर बात करनी थी, है ना। सभी धर्मों को आपसी संबंध में लाकर जो है आपसी सहयोग में लाकर बात करता था ये, है ना। हाँ, तो अगर बात करें आपका सभी धर्मों के मध्य क्या था, परस्पर जो है सामंजस्य स्थापित किया इसने। सभी धर्मों के मध्य, सभी धर्मों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए, है ना। वो कौन सा आपका दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करती है। अब बात ये आ जाती है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना तो कर दी, इसका बोलते हैं ना प्रमुख जो है कौन था, प्रमुख इनका। अब बात करें अकबर और बीरबल के बहुत सारे चुटकुले सुने होंगे, तो अकबर के प्रमुख प्रधानमंत्री की बात करें, अगर मैं बात करूं प्रमुख सेनापति या प्रमुख सलाहकार, वो कौन रहे हैं आपके? वो बीरबल रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इनका जो है आपका दीन इलाही, दीन इलाही धर्म भी सबसे पहले किसने माना? तो बीरबल ने। तो सबसे पहले, सबसे पहला व सबसे अंतिम मानने वाला कौन था? मतलब आपका पहला और अंतिम यही था, कौन? आपका बीरबल, बीरबल। अब बात ये आ जाती है बीरबल, बीरबल का नाम क्या है आपका, ओरिजिनल नाम क्या था? तो बीरबल का जो पुराना नाम था, है ना, बीरबल का पुराना नाम या मूल नाम हम कह सकते हैं, पुराना रहने तो मूल नाम कह लो, मूल नाम, मूल नाम क्या था बीरबल का? वो था आपका महेश दास, महेश दास। महेश दास किसका आपका नाम हुआ करता था? बीरबल का। और यही आपके सबसे पहले फॉलोअर्स बने हैं, किसको मानने वाले? दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अगर बात करें आपका कि बादशाह अकबर के दरबार में संगीतकार कौन थे?
तो इनके दरबार में संगीतकार कौन थे? संगीतकार, ठीक है। तो संगीतकार कौन थे? ये थे आपके तानसेन। तानसेन प्रमुख संगीतकार हुए हैं। और तानसेन की बात करें, इनका जो है, इनको अकबर जो है प्यार से इन्हें एक उपाधि दिया है, वो है आपका कंठावर्ण वाणी विलास, है ना। तो उनकी अगर बात करें, वो इनको जो है उन्होंने क्या किया है, एक जो है नाम दिया है इन्हें, है ना। हाँ चलिए भाई, अब हम बात करें इनके जो है उपाधि की, उपाधि और लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इनकी उपाधि जो अकबर ने दी है ना, उपाधि जो अकबर ने दी है। अकबर ने कौन सी उपाधि ने दी है? अकबर द्वारा दी गई है कंठावरण वाणी विलास। कंठावरण वाणी विलास ये किसके द्वारा दी गई? अकबर द्वारा ये उपाधि दी गई। किनको? आपको ही, तानसेन को। अब बात ये आ जाती है, तानसेन का मूल नाम क्या था? मूल नाम, बिल्कुल ठीक बात है। मूल नाम इनका क्या था? इनका मूल नाम था रामतनु पांडे, है ना। अब अगर बात करें तानसेन की कुछ रचनाएं हैं, जैसे रागमाला है ना, और आपका श्री गणेश स्रोत है, ये कुछ रचनाएं हैं जो इन्होंने की हैं, ठीक है। तो उन रचनाओं को भी लिख लेते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, तानसेन की कुछ रचनाएं, तो ध्यान से देखना इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी जो रचनाएं हैं, संगीत सार, रागमाला, और एक और आपकी आती है श्री गणेश स्रोत। ये किसकी रचनाएं हैं? ये तीनों रचनाएं आपकी किसकी हैं? तानसेन की हैं, ठीक है। तो तानसेन की बात करें, आपका तानसेन मेन गायक थे, मतलब संगीतकार थे। किनके? अकबर के दरबार में। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। उपाधि कंठावर्ण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी आपको, किसको? तानसेन को, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन सी है? संगीत सार है, रागमाला है, श्री गणेश स्रोत है। अब बात यह आ जाती है कि ये तो हो गए इनके दरबारी। अब दरबारी इनके कवि कौन कौन से थे? ये तो संगीतकार थे। अगर बात करें इनके दरबारी कवि, ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। दरबारी कवि कौन कौन से थे? तो ध्यान से देखना भाई, दरबारी कवि इनके कौन कौन से हुए हैं? कवि कौन कौन से हुए हैं इनके दरबारी कवि? बेटा 3 हुए हैं, 3 दरबारी कवि हुए हैं। अब बोले कौन कौन से? तो सबसे पहले हुए हैं अबुल फजल। ये वही अबुल फजल हैं जो अभी रचना करेंगे अकबरनामा, ठीक है। हाँ, ये लिखते भी रहना, ठीक है। चलो अभी लिख देंगे। अबुल फजल हो गया। अगला अगर बात करें, फैजी हो गया। आगे आपका बदायूनी हो गया। ये 3 आपके क्या हैं? ये 3 आपके लेखक वो कवि हुए हैं, किसमें? अकबर के शासनकाल में। अकबर ने अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखना, अकबर की बात करें तो अकबर की बात करें अबुल फजल की, इन्होंने क्या लिखा है? अकबरनामा लिखा है। ये नीचे वाला आ रहा है, देखो जरा। नहीं आ रहा। चलो ठीक। तो अगर बात करें, अभी हम आगे लिखते हैं हम लोग कि अकबरनामा किसने लिखा, ठीक है। तो इसे इरेज कर देते हैं, या अगर बात करें इधर साइड में लिख देते हैं कि अकबर की जीवनी जिसे बोलते हैं अकबरनामा। ये किसने लिखा? इसके लेखक थे आपके कौन से? अबुल फजल। तो अबुल फजल ने लिखा। क्या लिखा भाई? अकबरनामा। किसके बारे में? अकबर के बारे में लिखा, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि ये वही आपके अबुल फजल हैं जिन्होंने हुमायूं को कौन सी उपाधि दी थी? इंसान ए कामिल।
इंसान ए कामिल, ये किसे दी थी? आपकी हुमायूं को उपाधि दी थी। और अगर बात करें अकबरनामा, इन्होंने जो है अकबर के जीवन पे लिखा है, ठीक है। हाँ, और अकबर नाम किससे आया? तो इनके नाना जो थे आपके, किसके? हमीदा बानो के पिता जो थे आपके मीर अली अकबर जामी, तो उन्हीं से ये नाम आया, ठीक है। तो आपका अबुल फजल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो इन्हीं के शासन काल में, इनका शासन काल क्या कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हिंदी का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की स्थापना कर दी, और रामायण और अगर बात करें महाभारत, इनका फारसी में अनुवाद हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे इन्हीं के काल को क्या कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण काल। जल्दी से देख लेते हैं भाई हम लोग, ठीक है। तो इन्हीं के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं। अब हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं तो इसका मतलब हिंदी में विशेष जो है योगदान दिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इनके काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर का काल हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी का स्वर्ण काल कहा। अब देखो 2-3 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो अकबर के समय को। अगर आपसे कहा जाए चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जहांगीर के समय को। अगर आपसे ये कहा जाए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो वो कौन है? आपके शाहजहां जी हैं, ठीक है, वो शाहजहां जी हैं। तो अकबर का जो है अकबर को हिंदी का, अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, इन्हीं के समय में क्या हो गया? तुलसीदास ने, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी पेपर में कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस शासक के शासनकाल में की? तो याद रखना ये कौन है? आपके अकबर, बादशाह अकबर। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की स्थापना की। रामचरितमानस की स्थापना ना करके लिखा। तो रामचरितमानस जो है वो लिखा किसने? तुलसीदास ने। किसके शासनकाल में लिखा? तो अकबर के शासनकाल में लिखा, ठीक है, इन्हीं के समकालीन में लिखा है। अब बात ये आ जाती है, तुलसीदास हो गया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामायण और महाभारत दोनों की अगर मैं बात करूं, रामायण और महाभारत, रामायण अगर बात करें इसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है। अगर बात करें तथा महाभारत, महाभारत इसके रचयिता कौन है? महाभारत तो वेद व्यास जी हैं। क्या नाम है? वेद व्यास जी, वेद व्यास जी। तो रामायण और महाभारत दोनों का फारसी अनुवाद हुआ, दोनों का फारसी में अनुवाद हुआ, फारसी में अनुवाद हुआ। अब बात यह है, अनुवाद तो हुआ, लेकिन ये अनुवाद किसने किया? तो फारसी में जो अनुवाद करने वाले थे वो थे आपके बदायूनी, बदायूनी जी, बदायूनी, ठीक है। तो ये दा थोड़ा स्टाइलिश बन जाता है, थोड़ा सा याद रखना। बदायूनी जी, बदायूनी ने क्या किया है आपका? इनका जो है रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद कर दिया, और इसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा, रज्मनामा। तो रज्मनामा नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें आपका रज्मनामा नाम से किसे जाना जाता है? तो रज्मनामा नाम से आपके रामायण और तथा महाभारत का जो है, बोलते हैं ना, ये जो फारसी अनुवाद है उसे रज्मनामा कहते हैं, ठीक है, रज्मनामा। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि इसने क्या किया? अकबर ने अगर बात करें बुलंद दरवाजा बनाया। और बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया? वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, इसे और याद रख लो। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया,
बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। लेकिन अगर बात करें ये किसके उपलक्ष्य में कराया, ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो बुलंद दरवाजा अगर बात करें तो किसके उपलक्ष्य में निर्माण कराया गया, तो वो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग और आगे चलते हैं, इसे नोट कर लो तब तक। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए गुजरात विजय कब हुई, तो गुजरात विजय हुई 1572 में। ठीक है, 1572 ईस्वी में गुजरात विजय की। और अगर बात करें किसने, तो अकबर वर्सेज युद्ध किसके बीच में हुआ था, एतमाद खां था, नाम क्या था, एतमाद खां के बीच में आपका अकबर और एतमाद खां के बीच में जो है आपका युद्ध हुआ था, जिसमें क्या किया था इसने, जिसमें इसने गुजरात को विजय कर लिया था। और इसी खुशी में इसने क्या कर दिया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। अब बात ये आ जाती है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण हो गया, और अगर बात करें इसने क्या क्या किया, हाँ यहीं पे याद रखना, इसने जो है फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण किया या स्थापना की। फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी नामक शहर स्थापित किया, है ना, नामक शहर स्थापित किया। अब बात ये आ जाती है, फतेहपुर सीकरी नामक शहर तो स्थापित कर दिया, लेकिन ये, और हाँ इसे क्या कर दिया था, इसे राजधानी भी बनाया, है ना। पहले राजधानी आगरा थी, लेकिन इसने कहाँ पे राजधानी स्थापित कर ली, फतेहपुर सीकरी। तो अगर बात करें इसी में अगर बात करें, इसी को राजधानी का दर्जा भी दिया, राजधानी बनाया। और कब बनाया, ये 1582 में बनाया। 1582 में इसे क्या बना दिया, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, और फतेहपुर सीकरी नामक शहर इसने स्थापित किया था। राजधानी कहाँ से परिवर्तित किया, तो आगरा से परिवर्तित करके कहाँ पे ला दिया, फतेहपुर सीकरी में। अब हम लोग बात करेंगे इसके द्वारा जो है और निर्माण कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है किस किस चीज़ का निर्माण किया है, तो थोड़ा सा इनके निर्माण कार्य के ऊपर भी नज़र डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आगरा में बात करें आपका, तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया, भाई अकबर ने ही बनवाया है, सीधी सी बात है। तो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया, पंचमहल अकबर ने बनवाया, जोधाबाई महल अकबर ने बनवाया। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब बात करें निर्माण कार्य क्या क्या किया, तो याद रखना आपका, सबसे पहले बात करें, हाँ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, हाँ नहीं सलीम चिश्ती की दरगाह की अगर बात करें, सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें, पंचमहल बनवाया। इसके बाद में अगर बात करें, जोधाबाई महल बनवाया। ठीक है, हाँ इसके बाद में इसने क्या किया, जोधाबाई महल बनवाया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, आगरा का किला बनवाया। ठीक है, अब अगर बात करें इसी आगरे के किले में दीवान ए आम बनवाई। ये क्या थी, ये आम लोगों की फरियाद सुनने की जो है जगह थी। ये क्या थी, आपके रेड पत्थरों से जो है बनाई हुई थी, है ना, लाल पत्थर से बनाई गई थी। एक बनाई थी इसने दीवान ए खास। तो दीवान ए खास अगर बात करें, ये संगमरमर से बनाई गई। ठीक है, तो दीवान ए आम, दीवान ए खास। इसके बाद में क्या हुआ, हुमायूं का मकबरा इसने बनवाया। हुमायूं का मकबरा बनवाया। अब बोले ये हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में इसने बनवाया हुमायूं का मकबरा। ठीक है, अब बात ये आ जाती है, क्वेश्चन ये आ जाता है, हुमायूं का मकबरा किस शैली पर आधारित है। तो इसकी जो शैली है आपकी, शैली है आपकी चार बाग शैली। ठीक है,
4 भाग शैली से ये प्रेरित है। और याद रखना इसी शैली से आपका जो आगे निर्माण होगा, मुमताज महल की याद में शाहजहां बनवाएगा ताजमहल, और वो किस शैली पर आधारित होगा, वो इसी शैली पर आधारित होगा ताजमहल, वो 4 भाग शैली पर। ठीक है, तो 4 भाग शैली पर आधारित कौन सा मकबरा है, हुमायूं का मकबरा। ये तो आपके इसके निर्माण कार्य हो गए, किसके, आपके अकबर के। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग करेंगे अकबर द्वारा प्रमुख किए गए कार्य। तो अकबर द्वारा कुछ कार्य भी किए गए, जैसे अगर बात करें हरम दल से मुक्ति, हरम दल से मुक्ति, हरम दल से मुक्ति कब इसने की, तो 1962 में। 1962 में इसे क्या हुआ, इसने हरम दल से मुक्ति कर ली। फिर इसने क्या किया, आपका तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, है ना, तीर्थ यात्रा कर भी इसने समाप्त किया। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हरम दल से मुक्ति कर दी इसने। इसके बाद में क्या किया इसने जो है इसी में 1962 में एक काम और किया इसने, जो है आपका क्या, जजिया कर समाप्त। पहले तो दास प्रथा अंत कर दी, दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का मतलब क्या था, पहले के लोग जो है दास, मतलब प्रजा को दास बनाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करते थे, तो उसको अंत कर दिया 1962 में। अगला इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, यात्रा कर समाप्त किया। अब बात करें तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया, तो तीर्थ यात्रा कब आपका जो समाप्त किया, ये 1963 में। तो 63 में क्या करोगे, तीर्थ यात्रा कर, 63 में हो गया तीर्थ यात्रा कर समाप्त। ठीक है, तो ये हरम दल से मुक्ति कब की, 1900 नहीं, यहाँ पे 1562 कर लो। ठीक है, 1562, ऐसे तो अकबर 300 साल का हो जाएगा, है ना, हाँ, तो 300 साल का नहीं करना है, तो पता लगा 3 दिन पढ़ते ही रहे और कोई। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त हो गया आपका 1563 में। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563 में। इसके बाद में क्या हुआ, बोले इसके बाद में जो आपका हो गया जजिया कर समाप्त। भाई साहब जजिया कर अगर तुमसे पूछा जाए सबसे पहले भारत में लाया कौन था, कासिम लाया था, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले कब लगाया था, 715 पे लगाया था। कहाँ पर, जाटों की राजधानी सीसम पर लगाया था। बौद्ध भिक्षुओं का नगर नीरू नगर पे लगाया था। ठीक है, हाँ, तो याद रखना। जजिया कर समाप्त कब कर दिया, ये कर दिया आपका 1919 सॉरी, फिर से आपका 1900 आ रहा है, 1900 तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा, 1564 में। कब आपका 1564 में जजिया कर जो है आपका समाप्त कर दिया। अब बोले ठीक है भाई, जजिया कर समाप्त हो गया। अब इसने क्या कर दिया था, इसने आपका 1571 में स्थापित किया था क्या, फतेहपुर सीकरी। लेकिन 1582 में इसने राजधानी बना ली। ठीक है, तो अगर बात करें फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की, फतेहपुर सीकरी कब बनाया, सीकरी की स्थापना फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना इसने की थी 1571 में। लेकिन अगर बात करें फतेहपुर सीकरी को इसने राजधानी कब बनाया, तो 1582 को हो गए। राजधानी कब घोषित किया, वो 1582 पीछे में लिखा चुके हैं। तो ये तो आपके हो गए अकबर द्वारा कुछ प्रमुख कार्य। ठीक है, तो यही सब थे। और इसके बाद में क्या हुआ, अकबर की मृत्यु जो है वो अतिसार नामक बीमारी हो गई इसे। तो अतिसार नामक बीमारी के कारण, अतिसार नामक बीमारी से ग्रसित होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कौन सी बीमारी से ग्रसित हो गया, ये अतिसार नामक बीमारी से ग्रसित हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद में आपका इसका जो पुत्र है सलीम, है ना, इसका जो पुत्र है आपका सलीम, वो जो है आपका क्या हो गया, वो आपका जो है शासक बन गया। ठीक है, हाँ, तो वो आपका शासक बन गया, इसका पुत्र सलीम। ठीक है, तो जब इसकी मृत्यु हो गई इसके बाद में इसका जो पुत्र था सलीम, जो जहांगीर के नाम से, ठीक है, हाँ, जो जहांगीर के नाम से कहाँ पर, गद्दी पर बैठा। ठीक है, जो जहांगीर के नाम से आपका
गद्दी पर बैठा था। तो मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो था, पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा, जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, और बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 1605 में। 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, जिस वजह से आपका जो है जहांगीर के नाम से कौन आ गया था, जहांगीर के नाम से आपका सलीम इनका जो बेटा था वो गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इतनी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें अकबर जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसमें क्या करना, जो इम्पोर्टेंट इसमें जो हमें लगा, जो शायद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, तो वो मैंने आपको इधर लिख दिया। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बारी बारी से देख लेनी है और इन्हें तैयार कर लेना है। ठीक है, तो फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और अगर बात करें इससे पहले कि हमारी जो मुगल वंश की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पहले से ही अपलोडेड है, उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।